नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। अभी हमने पिछले दिनों में गुप्त वंश का विस्तृत अध्ययन किया। टॉपिक वाइज सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालते हुए हमने उस गुप्त वंश का विस्तृत अध्ययन किया। आज हम जीएस टॉपिक सीरीज में अपना एक नया अध्याय गुप्तोत्तर काल की साथ पुनः अपनी उस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो गुप्तोत्तर काल का जो अध्ययन अपन करेंगे, तो वह अध्ययन अपन क्या करेंगे, दो पार्ट में करेंगे। क्योंकि ये थोड़ा क्या है, लॉन्ग टॉपिक है। और जैसे इधर तो ठीक है, मालवा के मौखरी वगैरह वाकाटक वंश का अध्ययन हम करेंगे, प्रमुख रूप से पुष्यभूतिवर्धन वंश का करेंगे। लेकिन फिर पाल, प्रतिहार, चालुक्य, तो मतलब थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो इसका अध्ययन अपन दो पार्ट में करेंगे। आज कुछ वंशों के साथ हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इनके जो मतलब वंश से इस गुप्तोत्तर काल से संबंधित जो प्रश्न भी होंगे वो इसके जस्ट बाद अपन देख लेंगे इस टॉपिक डिस्कशन के बाद। तो स्टार्ट करते हैं हम गुप्तोत्तर काल से, और यह कितने पार्ट में होगा, दो पार्ट में। अच्छा फ्रेंड्स, एक चीज और है, कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि वीडियो का जो रिजोल्यूशन है थोड़ा क्या है कि स्पष्ट नहीं दिख रहा, स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा कि क्या टाइप है क्या नहीं। मतलब रिजोल्यूशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो उसको मैंने इस वीडियो में थोड़ा एडजस्ट करने की, सही करने की कोशिश की है। अगर दिक्कत आती है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, बताइएगा। पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि जो भी लिखा हो स्पष्ट आप सभी को दिखाई दे। चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्तोत्तर काल से। ठीक, हमारे क्या क्या टॉपिक पूरे हो चुके हैं, वैदिक सभ्यता का, सिंधु सभ्यता का, और इधर पूरा हुआ महाजनपद काल, मगध वंश, और फिर इसके बाद अपन मौर्य पढ़े, मौर्योत्तर काल पढ़े, गुप्त वंश पढ़े, और आज पुनः स्टार्ट करते हैं गुप्तोत्तर काल से। तो थोड़ा इस पर सुनिएगा, एक कहानी के माध्यम से सुनिएगा। बीच बीच में मैंने आपको जो भी वो बताया था कि एक प्रश्नों की सीरीज अपन स्टार्ट करते रहेंगे, तो जो भी मैं टॉपिक से बोलूंगा कि इससे ये प्रश्न बन सकता है, आप स्वतः निर्माण भी करिएगा प्रश्नों का, और टॉपिक से जो भी मैं प्रश्न बोलूं उसको अपनी नोट्स बुक में, स्टार बुक में लिखते जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं गुप्तोत्तर काल। अच्छा देखिए, गुप्त वंश का जब पतन हुआ, तो गुप्त वंश के पतन के बाद क्या था, भारत में कैसी व्यवस्था थी। तो गुप्त वंश के पतन के बाद अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय रूप में, यानी अगर प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो मतलब कोई ऐसा साम्राज्य नहीं था जो संपूर्ण अखिल भारत पर शासन कर सके। जैसे हमने मौर्य काल में देखा कि एक साम्राज्यवाद का इन्होंने एक बेहतर उदाहरण प्रस्तुत किया था, सम्राट अशोक जी हों चाहे चंद्रगुप्त मौर्य जी हों। लेकिन आगे आने वाले कालों में, मौर्योत्तर काल में भी कुछ समय के लिए क्या रहा, हालांकि शासकों ने कोशिश की, लेकिन क्या अक्षुण्णता और एकता को बनाए नहीं रख पाए, और टुकड़ों टुकड़ों में इन्होंने क्या किया, शासन किया। ठीक, तो अब फिर इसके बाद जो गुप्त काल के शासक आए, तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम, इसके बाद प्रमुख रूप से समुद्रगुप्त ने, तो इन्होंने क्या किया था, अपनी शक्ति को और अपने साम्राज्य को विस्तृत रूप से फैलाया था। तो अब इसके बाद फिर आए इधर गुप्त वंश के बाद गुप्तोत्तर काल में। तो गुप्तोत्तर काल में भी कुछ समय के लिए क्या था, साम्राज्यवाद नहीं था। क्या था, एक छोटे छोटे खंड विशेष में, स्थान विशेष में शासकों ने शासन किया, और क्या हुआ उससे कि अखिल संपूर्ण भारत पर किसी भी सत्ता को काबिज होते हुए नहीं देखा गया। तो छठी शताब्दी के मध्य 550 ईसा
ईस्वी के लगभग गुप्त साम्राज्य क्या हो गया था, विखंडित हो गया था। ठीक, गुप्त साम्राज्य के विखंडन के बाद एक बार पुनः भारतीय राजनीति परिदृश्य में विकेंद्रीकरण, वही जो मैंने आपको बताया कि एक कोई केंद्रीय शक्ति नहीं थी, अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग हिस्सों में अलग अलग शासक शासन कर रहे थे और विभाजन की अच्छा, ये जैसे शब्दावलियां है ना, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, इन पे थोड़ा विशिष्ट ध्यान दिया करिए। इतिहास की जो शब्दावलियां हैं ये एक विशिष्ट होती हैं, अपने आप में एक विशिष्ट अर्थ लिए रहती हैं। तो विभाजन की प्रवृत्तियां भी सक्रिय हो उठी थीं। ठीक, समझा ही दिया मैंने। इस काल में अनेक सामंतों एवं शासकों ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी और स्वतंत्र राजवंशों की स्थापना की। अब देखिए, जो छोटे छोटे सामंत हुए उन्होंने अपने आप को क्या घोषित कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। हर्षवर्धन के, अच्छा, गुप्तोत्तर काल में हर्षवर्धन ही एक ऐसे सम्राट थे, हर्षवर्धन ही एक ऐसे राजा थे जिनको कहा जा सकता है कि इन्होंने गुप्त साम्राज्य की परंपरा पर ही कार्य किया, चाहे उनका प्रशासनिक स्तर हो, अभी आगे मैं पढ़ाऊंगा भी कि उनके प्रशासनिक मंडल में भी जो गुप्तकालीन अधिकारियों के नाम हुआ करते थे, उन्हीं अधिकारियों के तहत इन्होंने अपने प्रशासनिक कार्यों को भी कराया, अपना प्रशासन भी उन्हीं अधिकारियों को, जैसे नामकरण होता है ना, तो उन अधिकारियों को वही नामकरण के, अधिकतर अधिकारियों को वही नामकरण के आधार पर चलाया। तो हर्षवर्धन के उदय होने तक उत्तरी तथा पश्चिमी भारत की राजनीति में अनेक छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ, जिनमें निम्नलिखित प्रमुख थे। अच्छा, ये जो मैंने लिखा है, चाहता तो एक लाइन से लिखता, लेकिन इधर वल्लभी के मैत्रक, हमको इधर मालवा का यशोवर्मन और कन्नौज के मौखरी, इन प्रमुख शासकों का क्या करना है, इन प्रमुख शासकों का हमको अध्ययन करते हुए क्वेश्चन बनाने हैं, क्योंकि इनसे कभी कभी एक पॉइंट वाइज क्वेश्चन टाइप का पूछ लेता है, वन लीनियर क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि इनके संस्थापक कौन थे, इनके अंतिम राजा कौन थे, ये सब। तो इस पर विशिष्ट ध्यान दिया जाएगा, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर पंजाब के हूण, तो यानी प्रथम वल्लभी के मैत्रक, द्वितीय पंजाब के हूण, तीसरा मालवा का यशोधर्मन और चतुर्थ मगध और मालवा के उत्तरगुप्त और पांचवा कन्नौज के मौखरी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे अपन देखते हैं पतन पश्चात। तो इनका जब पतन हुआ तो इस वंश की स्थापना भट्टार्क नामक व्यक्ति ने की, जो गुप्त काल में एक सैनिक पदाधिकारी था। 5वीं शताब्दी के अंत तक भट्टार्क के उत्तराधिकारी, मतलब किसके विषय में बता रहा है, जो हमारा इसका प्रमुख तथ्य, इनके क्या याद करना है, प्रमुख तथ्य के हिसाब से इनका देखना है कि स्थापना किसने की। यहाँ पर दोस्तों हेडिंग डाल लेंगे वल्लभी के मैत्रक, यानी फर्स्ट पॉइंट का अपन यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। कौन से वंश का, फर्स्ट वंश का। और इस क्रम में जो हमने क्रम बनाया है, उस क्रम में हमारा फर्स्ट वंश कौन सा है, इस क्रम में हमारा फर्स्ट वंश है ये देखिए वल्लभी के मैत्रक। कौन से हैं, वल्लभी के मैत्रक। ठीक, तो इस वंश की स्थापना भट्टार्क नामक व्यक्ति ने की। किसने की, वल्लभी के मैत्रक की स्थापना। फर्स्ट वाला हम अध्ययन कर रहे हैं, किसने स्थापना की इनकी, इस वंश की, भट्टार्क नामक व्यक्ति ने की, जो गुप्त काल में एक सैनिक पदाधिकारी था। 5वीं शताब्दी के अंत तक भट्टार्क के उत्तराधिकारियों ने सौराष्ट्र में शक्तिशाली राज्य स्थापित करने में सफलता पाई। ठीक है, ये चीजें आप इस पर देखिएगा। यानी क्या प्रमुख क्वेश्चन बन सकता है, भट्टार्क नामक व्यक्ति ने इस वंश की स्थापना की। किसकी स्थापना, वल्लभी के मैत्रक की। अब मैत्रक वंशी राजा किसके अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। मैत्रक वंशी जो राजा थे वो किस धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। बौद्ध महाविहारों को पर्याप्त दान दिया। इस समय वल्लभी शिक्षा, अच्छा अगर पूछता है कि वल्लभी के मैत्रक वंश का प्रमुख राजा कौन हुए, वो प्रमुख राजा कौन हुए, तो कौन हुए, भट्टार्क। ये प्रथम प्रश्न हो गया। और
वल्लभी के मैत्रक वंशों का शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? वल्लभी का मैत्रक वंश का शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? वल्लभी। यहाँ एक विश्वविद्यालय भी था, कहाँ पर? वल्लभी में, जिसकी प्रसिद्धि कैसी थी? जिसकी पश्चिमी भारत में वही प्रसिद्धि थी जो पूर्वी भारत में नालंदा विश्वविद्यालय की थी। कैसी प्रसिद्धि थी? जो पूर्वी में नालंदा की थी वही वल्लभी की यहाँ थी। चीनी यात्री इत्सिंग जो 7वीं शताब्दी में आए थे, चीनी यात्री कब आए? इत्सिंग जो 7वीं शताब्दी में आए थे, ने इस शिक्षा केंद्र की प्रशंसा की है। शिक्षा के प्रसिद्ध केंद्र होने के साथ साथ वल्लभी वाणिज्य व्यापार का भी एक विशिष्ट केंद्र था। ठीक है, अब देखते हैं अपन पंजाब के हूण। अच्छा, हूण कौन थे? हूण मध्य एशिया में निवास करते थे। कहाँ? और ये एक खाना बदोश बर्बर जाति थी। खाना बदोश से आशय अर्थात जो भोजन के लिए दर बदर भटकते हैं। इनका जो हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ था, वो भारतीय आक्रमण जो इनने भारत पर किया, वो स्कंदगुप्त के काल में किया। किस काल में इनने भारत पर प्रथम आक्रमण किया? स्कंदगुप्त के काल में। ठीक, वे स्कंदगुप्त के हाथों पराजित हुए और उनका अभियान असफल रहा। किसके हाथों पराजित हुए? वे स्कंदगुप्त के हाथों पराजित हुए। अच्छा, ये जो स्कंदगुप्त के हाथों ये पराजित हुए और उनका अभियान असफल रहा, इसकी जानकारी भी हमें किसी न किसी उससे मिलती होगी, लेख से मिलती होगी, है ना। इस चीज की जानकारी भी हमको ऐतिहासिक कोई न कोई साक्ष्य जरूर से जरूर देता होगा। तो इसको क्या तोरमण के लेख से इस बात की जानकारी मिलती है, यानी जो गुप्त साम्राज्य से, गुप्त शासकों से यह पराजित हुए, इसका उल्लेख एक्चुअल में इसमें तो नहीं दिया इस पैरा में, लेकिन इसकी जानकारी का एक प्रमुख स्रोत जूनागढ़ अभिलेख भी है। इससे हमें यह पता चलता है कि हूण स्कंदगुप्त के काल में तो आक्रमण किए, लेकिन हूण गुप्तों से पराजित हुए, इसकी जानकारी भी हमें स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक साक्ष्यों से, ऐतिहासिक लेखों से प्राप्त होती है। और वह कौन सा है? जूनागढ़ का लेख। अच्छा, आगे देखते हैं। वे स्कंदगुप्त के हाथों पराजित हुए और उनका अभियान असफल रहा। हूणों के इस आक्रमण का देश के ऊपर कोई तत्कालिक प्रभाव नहीं पड़ा, किंतु गुप्त साम्राज्य के पतन में परोक्ष रूप से इसने क्या भूमिका निभाई? स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद तोरमण के नेतृत्व में अत्यंत क्रूर शासक था। ये कौन? तोरमण। किस जात से संबंधित था? हूण। हूण जो ये मध्य पश्चिमी एशिया से आए थे भारत में, जो बर्बर खानाबदोश जाति के थे, इनका एक शासक तोरमाण, वो क्या था? अत्यंत क्रूर शासक था। और मध्य भारत के एरण नामक स्थान से प्राप्त तोरमाण के लेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि इन्होंने गंगा घाटी पर पुनः आक्रमण किया। क्या? तोरमाण ने। अच्छा, जब इनकी मृत्यु हो गई स्कंदगुप्त की, तो इनकी मृत्यु के बाद हूणों ने पुनः आक्रमण किया। अच्छा, प्रथम बार आक्रमण किया, गुप्तों के हाथों पराजित हो गए, गुप्त शासकों के हाथों। जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हुई, तो स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूण शासक तोरमाण ने पुनः यहाँ पर क्या किया? आक्रमण किया। अच्छा, वो शासक के रूप में थे या सामंत के रूप में थे या किस चीज के, या अपने सेना के प्रधान सेनापति थे, लेकिन प्रमुख रूप से तोरमाण का ही उल्लेख मिलता है कि तोरमाण के नेतृत्व में इन्होंने आक्रमण किया था। मध्य भारत के एरण नामक स्थान से प्राप्त तोरमाण के लेख से इस बात की जानकारी मिलती है कि धन्य विष्णु उसके शासन काल में उसका सामंत था। अगर यह पूछे कि धन्य विष्णु उसके शासन काल में सामंत था, तो यह जानकारी हमें कौन सा लेख देता है? तो प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तोरमाण के लेख। यह प्रश्न आप अपनी कॉपी में टिक्का मारना भैया, लिख लेना।
अब जैन ग्रंथ कुवलयमाला से जानकारी मिलती है कि उसकी राजधानी चंद्रभागा नदी के तट पर स्थित पवैया में थी। कहाँ थी उसकी राजधानी? चंद्रभागा तट के निकट पवैया में। अब तोड़माड़ के नेतृत्व में हूणों ने पवैया, साकल, एरण, मालवा आदि में अपनी सत्ता स्थापित की। तोड़माड़ के नेतृत्व में हूणों ने पवैया, साकल, एरण, मालवा आदि में अपनी सत्ता क्या की थी? स्थापित की। तोड़माड़ ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। हम किस वंश के बारे में पढ़ रहे हैं? यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं किस वंश के बारे में? प्रथम हमने पढ़ा मौखरी वंश, जिसके प्रवर्तक कौन थे? मौखरी कह रहा हूँ, वल्लभी का मैत्रक वंश, जिसके प्रवर्तक कौन थे? भट्टारक नामक व्यक्ति। ठीक। और दूसरा फिर उसी टॉपिक में जो वल्लभी का मैत्रक वंश है, उससे प्रमुख प्रश्न क्या था? शिक्षा का प्रमुख केंद्र वल्लभी था। ठीक। अब दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? पंजाब के हूण। अच्छा, इसमें कहा गया पंजाब के हूण, ये यद्यपि ये क्या थे? प्रमुख रूप से आक्रमणकारी थे। ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम अब क्या पढ़े इसमें कि हूणों ने आक्रमण किया, स्कंदगुप्त ने पराजित किया, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो फिर पुनः तोड़माड़ ने क्या किया? आक्रमण किया। और तोड़माड़ ने जब पुनः आक्रमण किया तो कुछ क्षेत्रों में उसने अपनी सत्ता स्थापित की। तो कौन कौन से क्षेत्र में? पवैया, साकल यानी सियालकोट, अच्छा वर्तमान में सियालकोट कहाँ है? कमेंट करिएगा। एरण, मालवा आदि में अपनी सत्ता स्थापित की। तोड़माड़ ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपने पुत्र मिहिर कुल को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। मिहिर कुल एक क्रूर और अत्याचारी शासक था। कैसा शासक था? क्रूर और अत्याचारी शासक था। वेनसांग के अनुसार उसकी राजधानी क्या थी मिहिर कुल की? साकल। बेहद इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दृष्टि से यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मिहिर कुल की राजधानी कौन सी थी? तो मिहिर कुल की राजधानी साकल थी। ग्वालियर लेख में उसे महापराक्रमी और पृथ्वी का स्वामी कहा गया है। 530 ईस्वी के आसपास मिहिर कुल यशोधर्मन द्वारा पराजित हुआ। यह मिहिर कुल का अंतिम पराजय थी। इसके उपरांत हूणों की शक्ति समाप्त हो गई और मिहिर कुल शैव मतानुयायी तथा बौद्धों का शत्रु था। कल्हड़ के अनुसार श्रीनगर में मिहिर कुल ने एक शिव मंदिर का निर्माण करवाया था। जैन ग्रंथों में उसे दुष्टों में प्रथम, अगर प्रश्न आता है कि दुष्टों में प्रथम किसे कहा गया, तो मिहिर कुल को कहा गया। यह जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? जैन ग्रंथों से। दुष्टों में प्रथम कौन? मिहिर कुल। जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? इसकी जानकारी हमें जैन ग्रंथों से प्राप्त होती है। अच्छा, हमने क्या देखा कि हूणों ने भारत पर आक्रमण किया। स्कंदगुप्त का उस समय, गुप्त वंश के स्कंदगुप्त का उस समय भारत पर क्या था? शासन था। वह पराजित हुआ। पराजित होने के बाद तोड़माड़ के नेतृत्व में जब स्कंदगुप्त की मृत्यु हो गई तो तोड़माड़ के नेतृत्व में हूणों ने पुनः आक्रमण किया। कुछ क्षेत्रों में उनने क्या किया? हूणों ने कब्जा भी की, मतलब अपनी सत्ता भी स्थापित की। लेकिन जब तोड़माड़ ने अपना उत्तराधिकारी मिहिर कुल को बनाया तो मिहिर कुल अत्यंत क्या हुआ? तोड़माड़ भी क्रूर थे और मिहिर कुल भी अत्यंत क्रूर हुए। जब मिहिर कुल भी अत्यंत क्रूर हुए और यशोधर्मन द्वारा इनका क्या हुआ? पराजय हुई, तो फिर हूण भारत पर क्या हो गए? एक तरह से कहा जाए तो इस वंश का ही अंत हो गया। अच्छा, वंश का नाम हम देंगे क्यों? क्योंकि इन्होंने जैसे पवैया, साकल, इन स्थानों पर तो अपना क्या किया था? सत्ता तो बनाई ही थी। तो लेकिन बाद में इनकी शक्ति क्या हो गई? खत्म हो गई। इनके साम्राज्य का क्या हो गया? अंत हो गया। तो यानी निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि हूण आए और बहुत जल्द ही चले गए। क्यों? इनकी शक्ति का कोई साम्राज्य ज्यादा फैला नहीं। इनका साम्राज्य क्या हुआ? ज्यादा फैला नहीं। शक्ति का बहुत अधिक प्रसार हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि पहले गुप्तों ने पराजित किया और बाद में मालवा का यशोधर्मन ने भी इनको क्या किया? पराजित किया। ठीक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, मालवा का यशोधर्मन। ठीक। तो मित्रों, अब देखिए, मंदसौर प्रशस्ति में यशोधर्मन को
उत्तर भारत के चक्रवर्ती शासक के रूप में बताया गया है। किसमें? मंदसौर प्रशस्ति। अगर पूछे, बेहद इंपॉर्टेंट, एग्जाम के दृष्टि से यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि मंदसौर प्रशस्ति में किसका उल्लेख है, तो मंदसौर प्रशस्ति में यशोधर्मन का उल्लेख है। और उत्तर भारत के चक्रवर्ती शासक के रूप में इन्हें क्या किया गया है, बताया गया है। यशोधर्मन द्वारा हूणों की पराजय उसकी महानतम उपलब्धियों में से एक थी। क्या? यशोधर्मन द्वारा हूणों की पराजय उसकी महानतम उपलब्धियों में से एक थी। स्कंदगुप्त ने तो हालांकि पराजित किया था, लेकिन मृत्यु के बाद जब तोरमाण अपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाने में लगे हुए थे, उसी समय मालवा के जब यशोधर्मन से इनका युद्ध हुआ तो यह हारे। अच्छा, इसके पीछे बहुत कहानी है, यह बहुत लंबा, कैसे युद्ध हुआ, कहाँ पर क्या कैसे, तो बहुत लंबी कहानी है। थोड़ा हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। कभी अगर ऐसा समय आएगा तब फिर मैं आपको इसका विस्तृत एक लेख अध्ययन कराऊंगा और इसके विषय में एक विस्तृत टॉपिक डिस्कशन भी अपन करेंगे। अभी यहाँ पर हम सिर्फ देखते हैं कि यशोधर्मन से ये पराजित हुए, जो कि इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी। संभवतः 535 ईस्वी तक यशोधर्मन का शासन क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक, क्या हो गया, यशोधर्मन का शासन। अब हम पुनः आगे पढ़ेंगे क्या, थर्ड वंश कौन सा, अब हम पढ़ेंगे थर्ड वंश मगध और मालवा के उत्तरगुप्त। कौन सा, हमने क्या क्या यहाँ पर खत्म किया, हमने 2 वंश खत्म किए, वल्लभी के मैत्रक और पंजाब के हूण। तीसरा पॉइंट अपन पढ़ेंगे मालवा का यशोधर्मन, मगध और मालवा के उत्तरगुप्त। नेक्स्ट अब देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए आगे, यहाँ पर आप हेडिंग डाल लीजिएगा, यहाँ पर हेडिंग डाल लीजिएगा, मगध और मालवा के उत्तरगुप्त। ठीक, तो उत्तरगुप्त वंश की स्थापना, मतलब गुप्त राजवंश का जब गुप्त राजवंश का विघटन हो गया और मगध और मालवा में एक नए राजवंश ने लगभग 2 शताब्दियों तक शासन भी किया। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स नहीं दिए, मेन इस वंश के प्रमुख बिंदुओं के साथ ही मैं यहाँ पर आया, तो इसके विषय में मैं आपको बता देता हूँ। मगध और मालवा के उत्तरगुप्त जो हम थर्ड पढ़ रहे हैं, तो गुप्त राजवंश का जैसे विघटन हो गया, मगध और मालवा में एक नए राजवंश ने लगभग 2 शताब्दियों तक शासन किया। गुप्त वंश से अलग करने के लिए परवर्ती अथवा इन्हें क्या कहा गया, उत्तरगुप्त वंश। तो उत्तरगुप्त वंश की स्थापना किसने की, उत्तरगुप्त वंश की स्थापना कृष्णगुप्त ने की थी, जिसे अपसर लेख में असंख्य शत्रुओं का विजेता कहा गया है। किसे, कृष्णगुप्त को। उत्तरगुप्त वंश की स्थापना किसने की, उत्तरगुप्त वंश की स्थापना किसने की, उत्तरगुप्त वंश की स्थापना कृष्णगुप्त ने की। यहाँ पर आप जब नोट्स अपनी बनाइएगा, इच्छुक विद्यार्थी जब अपनी नोट्स बनाएंगे तो यहाँ पर क्या डाल लेंगे, मगध और मालवा के उत्तरगुप्त। क्या डालेंगे, मगध और मालवा के उत्तरगुप्त। क्या, मगध और मालवा के उत्तरगुप्त। अभी थोड़ा सा भी संसाधन मित्रों उपलब्ध नहीं है, तो इस वजह से पूरा स्पष्ट नहीं लिख पा रहा। बाकी तो अपनी तरफ से मैं डिस्क्राइब करके पूरा आपके सामने उपस्थित होता हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। इच्छुक विद्यार्थी अपना पूरा यहाँ पर हेडिंग डाल लें, धीरे धीरे सारे संसाधन उपलब्ध होंगे, बस आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या हेडिंग डाल लेंगे, मगध और मालवा के उत्तरगुप्त। ठीक है, तो उत्तरगुप्त वंश की स्थापना कृष्णगुप्त ने की थी, जिसे असंख्य शत्रुओं का विजेता किसे कहा गया, कृष्णगुप्त को। कृष्णगुप्त कौन थे, उत्तरगुप्त वंश की जिनने स्थापना की थी। किस वंश में, गुप्तोत्तर काल में। किस काल में, गुप्तोत्तर काल में। अच्छा, उपगुप्त क्यों कहा गया,
मतलब क्यों कहा गया कि ये उत्तर गुप्त शब्द? तो गुप्त वंश के बाद का है ना, गुप्त वंश के बाद का अपन अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए उत्तर गुप्त। मगध और मालवा में मतलब प्रमुख रूप से शासन ही था मौर्यों का मगध में, है ना। और गुप्तों ने भी वहां पर अपना अच्छा साम्राज्य फैलाया था। तो इनके बाद कई राजवंशों ने यहाँ पर 2 शताब्दियों तक शासन किया। तो गुप्त वंश से अलग करने के लिए, मतलब देखिए, पहले मगध में मौर्यों ने शासन किया, ठीक, मालवा में भी मौर्यों ने शासन किया, ओके। इसके बाद गुप्त वंश में भी मगध और मालवा में खूब साम्राज्यवाद किया गया, उन स्थानों को अपने साम्राज्य में मिलाया गया, ठीक। तो इन दोनों से अलग करने के लिए ही इसे क्या कहा गया? उत्तर गुप्त वंश, ठीक। अब आगे क्या है? असंख्य शत्रुओं को विजेता कृष्णगुप्त को कहा गया। कई बार अगर मैं बोलता हूं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ जरूर इंपॉर्टेंट होगा। कृष्णगुप्त के बाद हर्षगुप्त, जीवित गुप्त, कुमार गुप्त, दामोदर गुप्त, महासेन गुप्त, माधव गुप्त, आदित्य सेन आदि कई शासक इस वंश में हुए। उत्तर गुप्त वंश के शासकों ने गुप्त साम्राज्य की राजनैतिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं का अनुसरण किया। सिर्फ यही दिखाने के लिए मैं आपको ये पैरा लाया हूं। मंदसौर से जानकारी मिलती है कि आदित्य सेन ने 3 अश्वमेध यज्ञ किए। तो जब आप किसी संस्कृति से क्या करते हैं, मेल जोल बढ़ाते हैं, जब आप किसी संस्कृति का अनुभव रख चुके होते हैं, उस संस्कृति से आप गुजर चुके होते हैं, तो आप ना चाहते हुए भी आपके अंदर कुछ ना कुछ गुण जरूर से जरूर उस संस्कृति के आ जाएंगे। तो उत्तर गुप्त वंश के शासकों ने भी अपने साम्राज्य को चलाने के लिए और सांस्कृतिक परंपराओं के लिए गुप्त वंश का ही अनुसरण किया। यह इस पॉइंट में बताया गया। आदित्य सेन के शासनकाल में चीनी राजदूत वांग हुएन से, ये ह्वेनसांग नहीं है मित्रों, ये क्या है? वांग हुएन से। फटाफट नोट कर लो भैया, कौन से? चीनी राजदूत वांग हुएन से। किसके शासनकाल में? आदित्य सेन के शासनकाल में। किस देश के थे ये? चीन के थे। 2 बार भारत की इनने यात्रा की। अब देखिए हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं, कन्नौज का मौखरी वंश, ठीक है। अब अपन अध्ययन करते हैं कन्नौज के मौखरी वंश का। तो कन्नौज का मौखरी वंश प्रमुख रूप से, जो अगर हम देखा जाए तो ये भी गुप्त वंश के काल में इनके राजनैतिक, या यूं कहें कि इनके राजनैतिक एकीकरण में थे। तो राजनैतिक एकीकरण में कैसे थे? तो यानी मंत्री परिषद में इनके कई शासक रहे जो बाद में कन्नौज के मौखरी कहलाए। क्या कहलाए? कन्नौज के मौखरी कहलाए। कौन कहलाए? जो गुप्त वंश में रहे, ठीक है। अगर यह कहा जाए कि उत्तर गुप्त वंश के समान मौखरी भी गुप्त साम्राज्य के सामंत थे, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे उत्तर गुप्त वंश के जितने भी शासक रहे वो सारे किस समय के थे? गुप्त वंश के मंत्रिमंडल के, या गुप्त वंश के राज दरबारियों में से, या गुप्त वंश के सैनिकों में से रहे। तो मौखरी भी वैसे ही थे। उत्तर गुप्त के थे तो मौखरी भी वैसे ही थे। गुप्त साम्राज्य के निर्बल होने पर उन्होंने अपनी स्वतंत्रता क्या कर दी? घोषित कर दी। मौखरी के समय में मगध स्थान पर कन्नौज राजनैतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बन गया था। कन्नौज पर अधिकार करने के लिए आगे, अभी मैंने पिछली क्लास में भी उसका उल्लेख किया था। आगे जब मैं पाल, प्रतिहार और गुर्जर अच्छे से पढ़ा लूंगा तब एक विस्तृत वीडियो इस पर लाऊंगा कन्नौज पर अधिकार से संबंधित, ठीक है। मौखरी वंश के इतिहास की जानकारी हमें बाण भट्ट कृत हर्षचरित, हरहा का लेख, जौनपुर का लेख
और असीरगढ़ मुद्रालेख बराबर तथा नागार्जुनी के लेख, सोहनाक का लेख आदि से मौखरी वंश के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? भैया टिक्का मार लो, छपेगा। कौन कौन से हैं? बाणभट्ट कृत हर्षचरित के रचनाकार कौन हुए? बाणभट्ट। यह किसकी जानकारी हमें दे रहा है? मौखरी वंश की। हरहा का लेख, जौनपुर का लेख, असीरगढ़ मुद्रा, अच्छा असीरगढ़ किससे संबंधित है कमेंट करिएगा, मुद्रा लेख बराबर तथा नागार्जुनी के लेख, सोहनाक का लेख, इनसे भी जानकारी हमें क्या होती है मौखरी वंश का प्राप्त। प्रारंभिक शासक इनके कौन थे? हरिवर्मा। टिक्का मार लेना भैया। हरिवर्मा के बाद उसका पुत्र आदित्य वर्मा राजा हुआ। एग्जामिनर जानता रहता है कि विद्यार्थी किन पॉइंटों को कम पढ़ रहा है, क्योंकि वो तो हमारे गुरु हुए ना। एग्जामिनर जानते रहते हैं, इसलिए वो इन बिंदुओं से जरूर कुछ न कुछ कभी न कभी क्वेश्चन बना देते हैं। तो प्रारंभिक शासक कौन से हुए मौखरी वंश के? हरिवर्मा। ठीक। इसके बाद ईश्वर वर्मा शासक हुआ, जिसे जौनपुर लेख में राजाओं में सिंह के समान बता। जौनपुर लेख किससे संबंधित हुआ? जौनपुर लेख संबंधित हुआ किससे? ईश्वर वर्मा से। राजाओं में सिंह के समान किसे बताया गया? ईश्वर वर्मा को। इन तीनों शासकों ने महाराज की उपाधि धारण की। इन तीनों शासकों ने किसकी उपाधि धारण की? महाराज की उपाधि धारण की, जो उनकी सामंती स्थिति को दर्शाता है। सामंती स्थिति मतलब मैंने अभी पिछली क्लास में भी पढ़ाया था कि जो गुप्त वंश के प्रारंभिक सामंत हुए उन्होंने महाराज की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की थी? महाराज की उपाधि धारण। अगर किसी ने गुप्त वंश का विस्तृत मेरे साथ टॉपिक अध्ययन किया होगा, हो सकता है कि थोड़ा सा क्या हो कि स्पष्ट आपको लिखा ना दिखाई दे रहा हो उस वीडियो में, लेकिन मैंने विस्तृत अपनी वॉइस के माध्यम से आपको विस्तृत समझाया था कई बार उस चीज को। हो सकता है कि वो पॉइंट एग्जाम में भी ना आए, लेकिन इतिहास को समझने की दृष्टि से, इतिहास को जानने की दृष्टि से, इतिहास को टच बनाए रखने की दृष्टि से कुछ लाइनें, कुछ शब्द बेहद इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इतिहास की प्रथम तो इतिहास की शब्दावली समझना और किस काल में किनको क्या कहा गया, ये बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाते हैं। तो इस दृष्टि से यह जरूर ध्यान रखिएगा कि जो भी बोलूं तो उसको ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। इससे आपका भी फायदा और मैं अगर मेहनत कर रहा हूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा। देखिए इसमें क्या बताया गया कि इनकी उपाधि क्या लिए ने मौखरी वंश के शासकों ने? महाराज। जो गुप्त साम्राज्य के सामंत लोग लेते थे, गुप्त साम्राज्य के जो प्रथम सामंत रहे, उनने किसकी उपाधि ली थी? जब जैसे ही मैंने शुरू किया था तो पहला पहरा था, उसमें मैंने कई बार चीख चीख के अगर कहा जाए, क्या कहा जाए दोस्तों, चीख चीख कर मैंने कहा था। क्या कहा था? कि गुप्त वंश के सामंतों ने महाराज की उपाधि ली। किसकी उपाधि ली? महाराज की। यानी और उनके शासकों ने किसकी? महाराजाधिराज। किसकी? महाराजाधिराज। वही स्थिति यहां पर भी बताता है, यानी ये साक्ष्य दे रहा है। किस चीज के साक्ष्य दे रहा है? कि ये कहीं न कहीं गुप्तों के ही सामंत थे। तो यानी उनका उत्तर गुप्त वंश वो सामंत हुए और इधर मौखरी वंश के। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ईश्वर वर्मा के पश्चात उसका पुत्र ईशान वर्मा शासक हुआ। इनके पश्चात कौन शासक हुए? ईशान वर्मा शासक हुआ, जिसने मौखरियों को सामंत स्थिति से स्वतंत्र स्थिति में लाने का काम किया। ईशान वर्मा के बाद सर्ववर्मा मौखरी वंश का शासक हुआ। सर्ववर्मा ही प्रथम शासक था जिसने मगध को मौखरी अधिपत्य के अंतर्गत लाया। कौन शासक था? सर्ववर्मा ही प्रथम शासक था जिसने मगध को मौखरी अधिपत्य के अंतर्गत लाया। किसको? मगध को। मगध बहुत चीजों का साक्ष्य रहा। एक तो मौर्य काल का तो बहुत सी ऐतिहासिक घटनाओं का साक्ष्य रहा। यहां पर भी अगर आप देखें तो मगध को मौखरी के अधिपत्य लाने का प्रथम बार किसने मौखरी वंश में प्रयास किया? सर्ववर्मा ने। ठीक।
अवंती वर्मा फिर इसके बाद शासक बना। इसी के साथ समय में थानेश्वर में पुष्यभूति वंश के साथ मौखरी वंश का वैवाहिक संबंध था। यानी देखिए गुप्तों के काल की चीजें यहाँ भी चल रही हैं। वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य को क्या करना, मजबूत करना। अवंती वर्मा का पुत्र और उत्तराधिकारी ग्रह वर्मा का विवाह थानेश्वर शासक प्रभाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री के साथ संपन्न हुआ था। ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद मौखरी वंश की शक्ति क्षीण होती चली गई। ग्रह वर्मा की मृत्यु के बाद मौखरी वंश की शक्ति क्षीण होती चली गई। वैसे मैं भी बोर्ड में लिख के कुछ कुछ बिंदुओं के माध्यम से अपने वीडियो को अट्रैक्टिव बनाने के लिए ऐसा डाल सकता था जिससे कि एक कहानी के माध्यम से, लेकिन नो, यहाँ पर अगर आप पैरा के साथ पढ़ेंगे, देखेंगे, अपनी बुक पे लिखेंगे, इफेक्टिव क्लास रहेगी। 2 लोग देखेंगे, 4 लोग देखेंगे, 5 लोग देखेंगे, लेकिन जितना देखेंगे मुझे भी अच्छा लगेगा, कम से कम इफेक्टिव क्लास हुई। ओके, नाउ नेक्स्ट, थानेश्वर का पुष्यभूति वर्धन वंश। अब देखिए अपन क्या पढ़ते हैं, थानेश्वर का पुष्यभूति वर्धन वंश किनकी शुरुआत होगी, सम्राट हर्ष की। किनकी, सम्राट हर्ष की। प्रथम महत्वपूर्ण गुप्तोत्तर काल के शासक हुए कौन, सम्राट हर्ष। उत्तर भारत के राजवंशों में गुप्त वंश के बाद थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के शासक हर्षवर्धन ने धीरे धीरे अपने समकालीन सभी सामंतों का या राजवंशों पर विजय पाई और उत्तर भारत का सार्वभौमिक शासक बना। सार्वभौमिक शासक, यूनिवर्सल किंग। यूनिवर्सल किंग यानी सभी के द्वारा मान्य, यानी साम्राज्यवादी शासक, यानी साम्राज्य की दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली शासक, यानी जो जनता के बीच में क्या है, सर्वमान्य है, जो जनता के लिए क्या है, लोकप्रिय है, जिसकी बातें जनता शिरोधार्य करती है और जिसकी विजय नीति कैसी है, साम्राज्यवादी है, और राजनीतिक प्रशासन जिनका कैसा है, अत्यंत सुंदर राजनैतिक प्रशासन, अत्यंत सुगठित राजनैतिक प्रशासन है। तो आइए पढ़ते हैं हर्ष के बारे में। बाणभट्ट हर्ष और उसके राजवंश के विषय में बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित भेनसांग के संस्मरण अभिलेख सिक्कों द्वारा ज्ञात होता है कि थानेश्वर में पुष्यभूति नामक राजा ने इस वंश की स्थापना की। पुष्यभूति वर्धन वंश की स्थापना किसने की, पुष्यभूति नामक राजा ने की। किससे प्राप्त होता है, भेनसांग के संस्मरण। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित। हर्षचरित किसकी रचना, बाणभट्ट। किसकी जानकारी दे रहा है, गुप्तोत्तर काल की। गुप्तोत्तर काल में किस बारे में बता रहा है कि पुष्यवर्धन वंश की स्थापना, पुष्यभूति वर्धन वंश की स्थापना किसने की, पुष्यभूति ने की। ठीक, इस वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से जाना गया। मांसखेड़ा एवं मधुवंश अभिलेखों से जो हमें प्राप्त हुआ वो 5 शासकों के नाम का उल्लेख प्राप्त हुआ। 3 राजाओं के महाराज की उपाधि से स्पष्ट हो, 3 राजाओं के महाराज की उपाधि से यह स्पष्ट होता है कि वे सार्वभौमिक शासक नहीं थे। वो तो क्या हुए, अगर महाराज की उपाधि ले रहे हैं तो गुप्तों के सामंतों ने भी ली। अब जब गुप्तों के सामंतों ने भी ली तो यानी ये क्या हुए, सार्वभौमिक शासक नहीं हुए। प्रभाकर वर्धन जो हर्ष के पिता थे, चौथे राजा के रूप में प्रभाकर वर्धन जो हर्ष के क्या थे, पिता थे। एक मिनट मित्रों, प्रभाकर वर्धन क्या थे, हर्षवर्धन के पिता थे। चौथे राजा के रूप में उनके नाम के साथ किसका उल्लेख हुआ, चौथे राजा के रूप में उनके नाम के साथ महाराजाधिराज की उपाधि से पता चलता है कि वह स्वतंत्र राजा थे। यानी उपाधि किस बात का द्योतक है कि वह कैसे राजा थे, सामंत थे। उधर गुप्त काल में सामंतों ने महाराज की उपाधि ली, आगे उत्तर गुप्त में भी यही चला, सामंत ही रहे।
जो गुप्तों के अधीन कार्य कर चुके थे उन्होंने शासन अपना चलाया। फिर आगे हम मौखरी में पढ़े, उन्होंने भी महाराज की उपाधि ली, यानी वो भी गुप्तोत्तर वंश के सामंत ही रहे। अब इधर आगे हम पढ़ रहे हैं चौथे राजा के रूप में उनके नाम के साथ प्रभाकर वर्धन, जो कि हर्ष के पिता थे, वो वर्धन वंश के चौथे राजा थे और उन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली, जिससे पता चलता है कि वो स्वतंत्र राजा थे। और इनके दो पुत्र राज्यवर्धन एवं हर्षवर्धन थे। प्रभाकर वर्धन ने अपनी पुत्री राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी शासक ग्रहवर्मा के साथ किया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पैरा पूरा क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? कन्नौज के मौखरी शासक से किसका ब्याह हुआ? ठीक। नंबर 2 प्रश्न, पुष्यभूति वर्धन वंश के प्रथम सार्वभौमिक राजा, ठीक, या महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाले पुष्यभूति वंश के प्रथम राजा तो कौन हुए? प्रभाकर वर्धन। 604 ईस्वी के लगभग थानेश्वर को पश्चिम दिशा में हूणों के आक्रमण का खतरा उत्पन्न हुआ। किसको? थानेश्वर को, जिसे दूर करने के लिए राज्यवर्धन के अधीन एक सेना भेजी गई, किंतु प्रभाकर वर्धन की बीमारी के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। हूणों से उस समय हूणों के आक्रमण का खतरा था। किस काल में? पुष्यभूति वर्धन काल में, जिसे दूर करने के लिए राज्यवर्धन के अधीन सेना भेजी गई। प्रभाकर वर्धन की बीमारी के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाने के कारण कुछ समय के लिए हर्ष के परिवार को अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ा। ये पूरी कहानी यहाँ पर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि किस प्रकार इनका शासन आगे बढ़ा। उसी समय मालवा के राजा देवगुप्त ने बंगाल के गौड़ शासक के सहयोग से कन्नौज के मौखरी ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। किसकी? ग्रहवर्मा। उसकी पत्नी राज्यश्री को बंदी बना लिया। यही एक समस्या जो जब हर्ष अभी आगे पढ़ते हैं। अच्छा, राज्यश्री की इस अवस्था की सूचना पाकर राज्यवर्धन ने बदला का संकल्प लिया और अभियान युद्ध का प्रारंभ कर दिया। गौड़ शासक शशांक ने राज्यवर्धन को छल पूर्वक हत्या कर दी। राज्यवर्धन की हत्या के उपरांत हर्ष ने, अब देखिए यहां से, राज्यवर्धन की हत्या के उपरांत हर्ष ने शासक से, यानी देखिए हूणों का आक्रमण हुआ। पूरी कहानी क्या है? हूणों का आक्रमण हुआ तो प्रभाकर वर्धन ने राज्यवर्धन को भेजा अपने पुत्र को। राज्यवर्धन बीमार पड़ वो हो गए। तो फिर जब उन्होंने युद्ध से वापस हटे तो फिर मतलब किसको भेजा था? देखिए यहाँ पर एक बार पुनः क्या हुआ कि जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद राज्यवर्धन थानेश्वर का शासक बन गए। मालवा के राजा देवगुप्त ने बंगाल के गौड़ शासक से इसकी हत्या कर दी। किसकी? ग्रहवर्मा की। ग्रहवर्मा कौन थे? राज्यश्री के पति थे। और ग्रहवर्मा कौन थे? राज्यश्री के पति थे। और राज्यश्री कौन थी? उनकी प्रभाकर वर्धन की बहन थी, जिसका बड़ा भाई कौन था? हर्षवर्धन। ठीक। अब राज्यवर्धन ने जब संकल्प ले लिया युद्ध का, उसको नष्ट करने के लिए मौखरी शासक को, तो फिर गौड़ शासक शशांक ने छल पूर्वक इसकी हत्या कर दी। इसके उपरांत हर्ष ने शासक से बदला की प्रतिज्ञा के साथ 606 ईसा पूर्व में थानेश्वर का राजा बना। ठीक। उसने शशांक से बदला लेने के लिए अभियान प्रारंभ किया। तभी उसे सूचना मिली कि उसकी बहन राज्यश्री कैद से निकलकर विश्व के जंगलों में चली गई। कहाँ चली गई हैं? जंगलों में चली गई। एक बौद्ध भिक्षु दिवाकाई मित्र के सहयोग से राज्यश्री को क्या किया? खोज लिया गया। जब वह सती होने जा रही थी, उसकी कोई सूचना नहीं मिलती कि हर्ष का शशांक के साथ युद्ध हुआ था। इस बात की कोई सूचना नहीं मिलती, किंतु हर्ष ने अपनी बहन राज्यश्री की जान बचाने में सफल रहे और राज्यश्री हर्ष की सहायता से शासन करने लगी। वस्तुतः वास्तविकता यह है कि विवरण में हर्ष और उसके पूर्व राजाओं को कन्नौज का भेन सांग के, जो अपने पति के राज्य कन्नौज की उत्तराधिकारिणी श्री हर्ष ने स्वयं कन्नौज का शासन करना आरंभ कर दिया। शासक उनको क्या किया गया? बताया गया है। यानी कुल मिलाकर यह बताया गया
कि हूणों का आक्रमण हुआ। प्रभाकर वर्धन ने अपने पुत्र राज्यवर्धन को भेजा, आगे उनकी बीमारी के कारण उनको वापस लौटना पड़ा। और फिर इसके बाद क्या हुआ, जब इनने पुनः क्या किया, आक्रमण किया, तो बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। जब हत्या कर दी तो फिर किसको बनना पड़ा, नहीं, उसके पहले प्रभाकर वर्धन ने युद्ध क्यों छेड़ा था, प्रभाकर वर्धन ने युद्ध छेड़ा था अपनी बहन के पति की हत्या का बदला लेने के लिए। फिर जब उनने युद्ध छेड़ दिया तो बंगाल के गौड़ शासक शशांक ने छल पूर्वक उनको मार दिया। फिर हर्ष बैठे, हर्ष को फिर बाद में पता चला कि उनकी बहन उनके कैद से भाग गई हैं। जब बहन कैद से भाग गई तो एक बौद्ध भिक्षु की सहायता से उनने उनको क्या किया, खोज लिया। मतलब एक कहानी टाइप का बताया, मतलब हिस्ट्री से आपको जोड़ रहा हूं, एक कहानी टाइप की बताया, मतलब अच्छा फील होगा अगर हिस्ट्री का कोई वास्तविक जानने का इच्छुक व्यक्ति होगा, अच्छा फील होगा ये सब सुनकर। और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं, अवश्य ही क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए उत्तरी भारत के अन्य राजाओं का भी, अच्छा इसकी जो शासक के साथ, शशांक के साथ हर्ष का युद्ध हुआ था, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी हमें किसी भी ऐतिहासिक स्रोत से नहीं प्राप्त होती है। उत्तरी भारत के अन्य राजाओं को भी अपने अधीन के लिए हर्ष का शासन का, हर्ष का शासन काल है ये बताया गया है, ठीक है। हाँ, हर्ष ने न केवल राज्यों को अपने अधीन किया, संभवतः 5 स्मरणों में उल्लिखित है कि हर्ष के उत्तरी भाग के 5 शासक शशांक से बदला लिया, बल्कि अपने सामर्थ्य से राज्य पंजाब, कन्नौज, गौड़ या बंगाल, मिथिला और उड़ीसा को क्या किया, मिलाया। ये थोड़ा यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर क्या बताया गया कि हर्ष ने 5 राज्यों को मिलाया था। वह कौन, अपने साम्राज्य में वह कौन कौन से शासक थे, वह कौन कौन से राज्य थे, बेहद, ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि ये टाइपिंग मिस्टेक है, इस पर थोड़ा सा देखिएगा। इन्होंने प्रमुख रूप से क्या किया, 5 राज्यों को मिलाया था। कौन कौन से वह राज्य थे, पंजाब, कन्नौज, गौड़ या बंगाल, मिथिला और उड़ीसा। बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण भी हो जाता है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, अब और देखिए, ह्वेनसांग के संस्मरण के अनुसार हर्षवर्धन ने कई राज्यों को विजित किया, किंतु वह चालुक्य नरेश पुलकेशन द्वितीय पर विजय नहीं प्राप्त कर सका। इस प्रकार हर्ष सार्वभौमिक सम्राट नहीं बन पाया। एक चीनी विवरण में उल्लेख है कि 641 ईस्वी में हर्ष मगध का सम्राट था। हर्ष की प्राग ज्योतिषपुर असम के राजा भास्कर वर्मन के साथ मित्रता थी, संभवतः दोनों ने मिलकर बंगाल एवं पूर्वी भागों पर आक्रमण किया हो। हर्ष का चीनी शासकों के साथ कूटनीतिक संबंध थे। अपने समकालीन चीनी सम्राट तियांग के दरबार में हर्ष ने 3 दूत। अच्छा, अगर क्वेश्चन आता है कि हर्ष के समकालीन चीनी सम्राट का नाम बताइए तो कौन रहे, तियांग। हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। यह बेहद इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कौन सा, कि हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आए। वह 629 ईस्वी में चीन से चला और भ्रमण करते हुए भारत आया। यहाँ वह लंबी अवधि तक 645 ईस्वी तक रहा। वह भारत के नालंदा महाविद्यालय में पढ़ने और बौद्ध ग्रंथ ले जाने आया था। हर्ष के दरबार में वह कई वर्षों तक रहा। ह्वेनसांग किसके दरबार में आए, हर्ष के दरबार में आए। क्यों आए थे, बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वह यहाँ कई वर्षों तक रहे। हर्ष ने कई वर्षों तक शासन किया और लगभग 647 ईसा पूर्व में उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। हर्षकालीन प्रशासन, अब देखते हैं। हर्ष, ये वर्ष लिखा है, नहीं हर्ष है भैया। हर्ष के शासनकाल तथा समाज को जानकारी वाग्भद्र द्वारा रचित हर्षचरित और चीनी यात्री ह्वेनसांग के संस्मरण द्वारा मिलती। हर्ष के दरबार और तत्कालीन समाज को सचिव वर्णन ने किया है। उसका विवरण उसके पूर्वत में चीनी यात्री फाहियान से कहीं अधिक वैज्ञानिक और विश्वसनीय है। हर्ष के काल में पाटल, जो इनका प्रशासन बताया गया है किनका, हर्ष का, तो बस इनमें और गुप्त शासकों में सिर्फ एक इतना अंतर रहा
कि हर्ष के काल में पाटलिपुत्र और वैशाली नगर अवसान की स्थिति में, जिसका कारण व्यापार में गिरावट, मुद्रा की दुर्लभता और अधिकारियों एवं सैनिकों को नगद मतलब इन सब का कारण क्या था। अब देखिए, जो अवसान की स्थिति में थे व्यापार, मुद्रा व्यवस्था की दुर्लभता, तो इसका कारण क्या था कि यद्यपि इनका प्रशासन गुप्तों के प्रशासन से बहुत ज्यादा मेल खाता है, इनके प्रशासन का जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह कई भागों में विभाजित थी, प्रत्येक अलग अलग विभाग के अलग अलग पदाधिकारी गण भी थे, लेकिन क्या था कि इनके शासनकाल में विकेंद्रीकरण और सामंतवाद के तत्व अधिक उभरे, और जब किसी भी राज्य में एक सेंट्रलाइजेशन नहीं रह जाता है, विकेंद्रीकरण के तत्व उभरते हैं, तो क्या होता है कि शासन की व्यवस्था का जो सर्वप्रमुख राजा होता है वह अपने सभी फैसले अपने हिसाब से नहीं ले पाता। तो ऐसी कुछ इनके साथ व्यवस्था रही होगी। यही देखिए, बताया ना, सामंतवाद के तत्व अधिक उभरे। राज्य कश्मीर को छोड़कर यद्यपि इनका शासन पूरे उत्तर भारत में था, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के आधुनिक क्षेत्र सम्मिलित थे, और वेतन के स्थान पर इन्होंने क्या प्रथा प्रारंभ की थी, अपने अधिकारियों को जागीर देने की भी प्रथा प्रारंभ की। इसी काल में हर्ष के सिक्के अधिक नहीं मिलते, इसी कारण हर्ष के सिक्के अधिक नहीं, क्योंकि इनने क्या किया था, जागीर दिया था, मतलब कार्य के बदले में जागीरें, कोई नगद वेतन था नहीं, तो सिक्कों का अधिक प्रचलन नहीं रहा, मुद्रा व्यवस्था अवसान प्रारंभ हो गई। कारण यही रहा होगा, क्योंकि जब आप विनिमय का माध्यम नहीं बना रहे हैं तो फिर मुद्रा का अवसान तो अवश्यंभावी है। क्योंकि अगर आप कार्य के बदले जागीर दे रहे हैं, काम, अच्छा जैसे हम मेरे घर कोई मान लीजिए कार्य करने आया, अब मैं उसे कहूं कि भैया इतना काम कर लो, कुछ दिन तक इस घर में रह लेना, तो उसको मुद्रा नहीं मिली, उसको घर की सुविधा मिल गई, तो फिर क्या होगा, उसके पास तो मुद्रा की कमी जरूर से जरूर हो जाएगी, यानी सिक्कों की कमी, यानी नोटों की कमी तो जरूर से जरूर, भले मैं उसको सुविधाएं दे रहा हूं। तो इसी प्रकार मतलब समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि जब कार्य के बदले जागीर दिए जाने लगे तो मुद्रा का अवसान क्या है, अवश्यंभावी है। पुरोहितों को विशेष सेवाएं देने के लिए भूमिदान, ये भी देखिए, मतलब विशेष सेवा अगर आप दे रहे हैं, उनको सम्मान कर रहे हैं, तो भूमिदान दे दीजिए। बड़ी तथा भूमिदान की इसी परंपरा ने सामंतवाद को मजबूत किया। अच्छा, भूमिदान अब आप दे रहे हैं, कर रहे हैं, तो सामंतवादी प्रथाएं क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं। एक तबके विशेष का क्या हो रहा है, अधिकार होता जा रहा है उन भूमियों पर, और वह कैसी शक्तियों के रूप में उभर रहे हैं, सामंतवादी, यानी अपने आप को उस भूमि के मालिक के वर्ग के रूप में वह रख रहे हैं। और कैसी शक्तियों का प्रादुर्भाव हो रहा है, सामंतवाद। वही बताया गया कि हर्ष का शासन काल यद्यपि था बहुत अच्छा, लेकिन कारण विकेंद्रीकरण और सामंतवाद एक प्रमुख थे, जो इनकी असफलता को भी कहीं न कहीं सिद्ध करते हैं। वेनसांग ने अपने संस्मरण में लिखा है कि राजकीय आय को 4 भागों में बांट दिया जाता था। एक भाग राज्य के व्यय के लिए, दूसरा भाग विद्वानों के लिए, तीसरा भाग अधिकारियों के लिए, और अन्य भाग किस लिए था, विद्वानों को दान देने के लिए। तीसरा भाग अधिकारियों और अन्य व्यवस्था, यानी क्या बता, विद्वानों के लिए, और तीसरा भाग अधिकारियों और अन्य व्यवस्थाओं के लिए, चौथा भाग धार्मिक प्रयोजनों में। तो यानी विद्वान, अधिकारी, अन्य व्यवस्था, धार्मिक प्रयोजन, इन सब अलग अलग चीजों में इनका राजस्व जाता था। वेनसांग के विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि हर्ष के राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं थी। स्वयं वेनसांग का सामान डाकुओं ने छीन लिया था, जबकि संभवतः उसे राज्य द्वारा सुरक्षा प्राप्त रही हो। वेनसांग के अनुसार हर्ष के राज्य में अनर्थ के लिए कठोर दंड का प्रावधान था, किंतु ऐसा आभास होता है कि हर्ष के बौद्ध धर्म अपनाने के दंड विधान में कभी नहीं भैया, कमी। हर्ष के पास संभवतः विशाल सेना थी, जो उसे युद्ध के समय अपने सामंतों के सहयोग से प्राप्त थी। संभवतः प्रत्येक उसे निश्चित मात्रा में घोड़े और पैदल सैनिक देता था, जिससे उसने विशाल सेना तैयार की थी। मतलब ये वेनसांग का विवरण तो वैसे भी बहुत ज्यादा विवादित है, देख लीजिएगा। हर्ष और बौद्ध धर्म
के अनुसार, लेकिन जैसा उनने विवरण दिया कि उनका सामान डाकू छीन लिए, ये कर लिए, वो कर लिए। यद्यपि आज जब भारत में कोई विदेशी आते हैं तो देखिए उनकी कितनी अधिक सुरक्षाएं रहती हैं। अब उस समय के प्रशासन में उनने ऐसा वर्णन दिया, ऐसा विवरण दिया, थोड़ा सा उनके बहुत से विवरण बहुत ज्यादा क्या है, विवादित हैं। इतिहासकारों को वह मानने में अत्यंत कठिनाई होती है। लेकिन अब अपन थोड़ा देखते हैं आगे के पॉइंट। ओके, हर्ष और बौद्ध धर्म के अनुसार हर्ष कट्टर बौद्ध धर्म था, जबकि विष्का एवं मधुवन ताम्रवन अभिलेख उसे शैव बताते। हर्ष महायान बौद्ध मत। हर्ष ने कन्नौज तथा प्रयाग में बौद्ध सभाओं का आयोजन किया था। प्रयाग सभा को महामोक्ष पर, प्रयाग सभा को क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद। हर्ष यह सभा हर 5वें वर्ष आयोजित होती थी। कन्नौज में भेनसांग की अनामे सभा आयोजित हुई, जिसमें ब्राह्मणों ने बहुत उपद्रव किया था। संभवतः तभी हर्ष ने कुछ ब्राह्मणों को दंडित किया था। इसी कारण भेनसांग उसे कट्टर बौद्ध कहा। ठीक है, अब देखिए क्यों कट्टर बौद्ध कहा, क्योंकि जब वो वहां पर सभा हो रही थी तो कुछ ने उपद्रव किया और उनको दंड दिया गया परिषद में। अब ये इस कारण से इतिहासकार मानते हैं कि हो सकता है इस कारण से उनने उसे क्या कहा हो, कट्टर बौद्ध कहा हो। परिषद में भेमसांग की उपस्थिति में बुद्ध, सूर्य और शिव की आराधना हुई। सभा के अंत में हर्ष ने अपनी संपूर्ण संपत्ति दान कर दी और अपने पहने हुए वस्त्र भी दान कर दी और अपनी बहन राजश्री से मांगकर वस्त्र पहने। बहुत नहीं भैया, बहन, बहुत टाइपिंग मिस्टेक है, बहन है ये। बहन राजश्री से मांगकर वस्त्र पहने। भेनसांग ने हर्ष को अत्यंत प्रशंसा की है। ठीक है, हर्ष के काल में नालंदा महाविहार शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। हर्ष के काल में नालंदा महाविहार शिक्षा का क्या था? महत्वपूर्ण केंद्र था। याद कर लीजिएगा, देश विदेश में बौद्ध धर्मानुयायी और बौद्ध भिक्षु यहाँ शिक्षा प्राप्त करने आते थे। नालंदा में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बौद्ध दर्शन क्या पढ़ाया जाता था? अगर पूछे कि उस समय क्या पढ़ाया जाता था, तो नालंदा में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बौद्ध दर्शन पढ़ाया जाता था। ज्ञान की दृष्टि से भी और एग्जाम की दृष्टि से भी ये पूरा पैरा बहुत अच्छा है। नालंदा में बौद्ध धर्म की कौन सी क्या पढ़ाया जाता था? बौद्ध शाखा का बौद्ध दर्शन। किस शाखा का? बौद्ध की महायान शाखा का। नालंदा के टीलों की खुदाई से प्राप्त अवशेष इमारतों के शानदार होने की गवाही देते, हालांकि अभी पूरी टेले की खुदाई नहीं हुई है। अब देखिए, हर्ष ने किसकी उपाधि ग्रहण की? याद कर लीजिएगा, टक्का मार लीजिएगा, टिप्पा सब कुछ मार लीजिएगा भैया। इसमें इनके दरबारी कवि मयूर, अभी मैं एक क्वेश्चन पढ़ ही रहा था, उसमें ये ऑप्शन भी दिया था और बोला था कि हर्ष के दरबारी कवि कौन नहीं थे, तो ये सब ऑप्शन दिए थे। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं याद करने के लिए। हर्ष ने शिलादित्य एवं प्रतापशील की उपाधि ग्रहण की। बाणभट्ट तथा मयूर हर्ष के दरबारी कवि थे। हर्ष सिर्फ विद्वानों को आश्रय दाता ही नहीं, वरन स्वयं भी। उसने 3 नाटक, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, बेहद इंपॉर्टेंट, कौन कौन से नाटक? प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की थी। भारतीय अभिलेखों में हर्ष को क्या कहा गया है? शकलोत्तर पथनाथ। हर्षचरित के अनुसार नेपाल एवं कश्मीर पर भी हर्ष का शासन था। कहां पर? नेपाल एवं कश्मीर पर भी। किसके अनुसार? हर्षचरित के अनुसार। हर्ष के काल में मथुरा सूती वस्त्रों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? सूती वस्त्रों के उत्पादन के। हर्ष के विषय में बताया गया इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लेकर आया हूं। हर्ष अपने दान के लिए प्रसिद्ध था। वेनसांग के अनुसार हर्ष के शासन काल में गौड़ शासक शशांक ने गया में स्थित बोधि वृक्ष को काटकर कहां फेंकवा दिया था? काटकर गंगा में फेंकवा दिया था। ठीक है, अब देखिए थोड़ा देखते हैं गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक स्थिति। तो गुप्तोत्तरकालीन सामाजिक स्थिति गुप्त युग की समृद्धि और प्रतिष्ठा का अवम गुप्तोत्तर काल में होने लगा था। इस काल का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन समाज के हर भाग को प्रभावित किया, वह था पैमाने पर दिया जाने वाला भूमिदान। कौन सा? पैमाने पर दिया जाने वाला भूमिदान इस काल की महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं में से एक थी। कौन सी? पैमाने पर दिया जाने वाला भूमिदान इस काल की महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवस्थाओं में से एक थी। इसका
और सामंतवादी व्यवस्था का भी उत्कर्ष इसी कारण से हुआ। क्यों? क्योंकि भूमि आप दे रहे हो, भूमि का मालिक समझ रहा है और अब एक अलग ही वर्ग का निर्माण हो रहा है। अपने आप को क्या समझ रहे हैं? वो सामंती व्यवस्था के तहत ला रहे हैं। अपने आप को क्या समझ रहे हैं? सामंत समझ रहे हैं। गुप्त काल में उन्नत वाणिज्य का रोम साम्राज्य से विनाश के कारण अवनाश हो गया। क्यों? व्यापार वाणिज्य का रोम साम्राज्य के विनाश के कारण अवसान हो गया, नगर नष्ट हो गए और गुप्तोत्तर काल में कृषि मूलक अर्थव्यवस्था प्रारंभ हो गई। अच्छा, पूछे कि गुप्तोत्तर काल में कैसी अर्थव्यवस्था थी? तो कृषि मूलक अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि के कारण होने के कारण गांव पर जनसंख्या का बोझ बढ़ा। वैश्यों का शूद्रों के स्तर पर मूल्यांकन तथा शूद्रों का कृषकों के रूप में परिवर्तन, यहीं पर इनके कार्यों में और कार्यों के साथ साथ वर्ग में भी परिवर्तन हुआ। वर्ग का किस हिसाब से परिवर्तन? वर्ग का मूल्यांकन अलग स्तर से किया जाने लगा। यानी वैश्यों का शूद्रों के स्तर पर मूल्यांकन तथा शूद्रों का कृषकों के रूप में परिवर्तन हुआ। किस काल में? गुप्तोत्तर काल में। यह गुप्तोत्तर काल की एक अत्यंत महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन भी हुआ। क्या? वैश्यों का शूद्रों के स्तर पर मूल्यांकन। वैश्य जो कि व्यवसाय के लिए जाने जाते थे, वो किस पर? शूद्रों के स्तर पर मूल्यांकन उनका हुआ। तथा शूद्र जो सेवा के लिए समर्पित थे, किस पर? किस काम में आए? कृषक, अर्थात कृषि कार्य, अर्थात श्रमिक कार्य, अर्थात किस कार्य में आए? श्रम की ओर अग्रसर हुए। किस? कौन? शूद्र। अब देखिए, ये तो पता नहीं क्या दिया, महेंद्र वर्णन प्रथम काटिए। आगे देखते हैं। वर्ण व्यवस्था के चारों वर्णों का आधार क्या था? जन्म तथा नियम और कठोर हो गए। इनके चारों व्यवस्थाओं का आधार क्या हो गया? और ज्यादा नियम इनके क्या हो गए? कठोर हो गए। और ब्राह्मण वर्ण सबसे श्रेष्ठ और पवित्र माना जाता था, उनका मुख्य का। अच्छा, ब्राह्मण का कार्य अध्ययन अध्यापन करवाना, यज्ञ करवाना, दान प्राप्त करना और गुप्तोत्तर काल के अर्थव्यवस्था तथा बाह्य आक्रमणों से उत्पन्न राजनीतिक उथल पुथल तथा विषमताओं ब्राह्मण वर्ण अन्य व्यवसाय अपनाने के लिए बाध्य हुए। ब्राह्मण वर्णों का अन्य व्यवसाय की ओर अग्रसर होने का प्रथम साक्ष्य किस काल से प्राप्त होता है? किस काल से? गुप्तोत्तर काल से। स्मृति काल पराशर ने ब्राह्मणों के लिए कृषि एक सामान्य पेशा बताया, परंतु उन्हें स्वयं खेती करने की क्या थी? मनाही थी। इस काल में राजपूतों का उदय हुआ, इन्होंने प्राचीन वर्ण क्षत्रिय में स्थान पाया। इस काल में वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई। यानी कुल मिलाकर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इस विषय में ब्राह्मण अन्य कर्मों की उसका कार्य क्या होता था? अध्ययन अध्यापन कराना, वैदिक क्रिया कार्य करना। लेकिन अब वो किसकी ओर अग्रसर हुए? अन्य व्यवसाय अपनाने के लिए बाध्य हो गए। क्यों? क्योंकि बाह्य आक्रमणों से आर्थिक विषमताएं उत्पन्न हुई। बाह्य आक्रमण कौन कौन से हुए थे? यही जो हूण वगैरह ने आक्रमण किया था, इससे क्या हुआ था? आर्थिक विषमताएं उत्पन्न हुई थी और ब्राह्मण अन्य वर्गों की तरफ क्या हो गए थे? अन्य कार्य जैसे व्यापार, व्यवसाय आदि में संलग्न हो गए थे और प्राचीन वर्ण क्षत्रिय में स्थान पाया। इस काल में राजपूतों का उदय हुआ, जिन्होंने प्राचीन वर्ण क्षत्रिय में स्थान पाया। किस काल में राजपूतों का उदय हुआ? गुप्तोत्तर काल में। और वैश्यों की स्थिति में गिरावट आई। व्यापार वाणिज्य के नष्ट होने के कारण वे कृषि को क्या हुए? बाध्य हुए। अधिकतर वर्ग, वैश्य वर्ग, ब्राह्मण वर्ग, ये सारे, ब्राह्मण वर्ग ने अन्य व्यवसायों की ओर देखा, वैश्य वर्ग ने कृषि वगैरह की ओर देखा, जिस कारण उन्हें मनु और धर्मसूत्र में सूदों के समकक्ष माना। इस काल में अधिकार था। इस काल में पर्दा प्रथा का भी प्रचलन बढ़ा, हालांकि यह कुलीन वर्गों तक सीमित था। पर्दा प्रथा यानी महिलाओं की स्थिति क्या हुई? निम्न हुई। या गुप्तोत्तर काल में महिलाओं की स्थिति क्या हुई? अब ये पर्दा प्रथा वगैरह, विधवा विवाह, सती विवाह, ये सब क्या बताते हैं? विधवा विवाह, सती प्रथा, ये सब क्या बताते हैं? कि महिलाओं की स्थिति क्या थी? निम्न थी। पर्दे का तो स्पष्ट साक्ष्य मिला, अन्य चीजों का भी इसमें उल्लेख नहीं हुआ, लेकिन पर्दे प्रथा का स्पष्ट, यानी महिलाओं की स्थिति क्या हुई? निम्न हुई। विविधता भेनसांग के अनुसार बंगाल के शासक शशांक ने गया के बोध वृक्ष को कटवाकर गंगा में फेंकवा दिया। समकालीन साहित्य में शशांक को अधम गौड़ कहा कि शशांक ने सिक्कों पर शिव एवं नंदी के चित्र बने हुए प्राप्त होते। दक्षिण भारतीय अभिलेखों में हर्ष को शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि से सम्मानित किया। मिसलेनियस फैक्ट के तहत इसको देखिएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन। भेनसांग के अनुसार, चलिए ये तो अपन पढ़ ही चुके ना।
कि इन्होंने 3 नाटक, रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद की रचना की। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों यह क्या, रत्नावली, प्रियदर्शिका तथा नागानंद की रचना इन्होंने की थी। ठीक, शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि धारण की थी। किसने? हर्ष को। या तो अभिलेखों में इनको शकलोत्तर पथनाथ कहा गया, शशांक को अधड़, अधम, गौड़, सर्प कहा गया। ठीक, ओके दोस्तों, अब यह गुप्तोत्तर काल के कुछ वंशों का हमने अध्ययन कर लिया है। अब बचे पाल, प्रतिहार, गुर्जर, चालुक्य, इनका अपन नेक्स्ट क्लास में धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। आई होप आप इस वीडियो के माध्यम से अपने प्रश्न निर्माण की क्षमता को यथावत जारी रखेंगे और अपने उत्तरों को प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी। और हाँ, जो भी वीडियो में आपको दिक्कत हुआ करे या तो कुछ मुझे सजेस्ट करना हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करें। धन्यवाद।